तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एडमंड बर्ग की कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियन एंड टॉलरेशन या धर्म और सहनशीलता के बारे में उनकी क्या राय था उसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे या पढ़ेंगे यहाँ पे। बर्ग्स व्यूज ऑन रिलीजन एग्जिबिटेड बोथ लिबरल एंड कंजर्वेटिव परसेप्शंस। देखिए एडमंड बर्ग की जो रिलीजन धर्म के बारे में जो उनकी राय था वो एक तरफ से उदारपंथी भी था और दूसरी तरफ रूढ़िवादी भी था, मतलब दोनों तरह की उनकी धारणा थी धर्म को लेके। ही डिफेंडेड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ द एस्टेब्लिश्ड चर्च अनलेस देयर वाज एन इंटॉलरेबल अब्यूज। देखिए दोस्तों, एडमंड बर्ग तो एक तरफ से देखा जाए तो जो पारंपरिक रूप से जो चली आ रही थी जो रीति नीति जो आपका चर्च में जो कि एस्टेब्लिश जो चर्च था उस समय का इंग्लैंड का, वहाँ की जो पारंपरिक जो रीति नीति था उसको तो एक तरफ से वो डिफेंड करते थे, उसको वो मतलब सराहना करते थे, उसकी पुष्टि करते थे। लेकिन दूसरी तरफ से वो कहते थे कब तक जो ट्रेडिशन पारंपरिक जो रीति नीति है चर्च की जो धार्मिक हो या जो ट्रेडिशनल हो, वो जो रीति नीति है कब तक सहन कर सकते हैं, तब कब तक हम लोग उसको टॉलरेट कर सकते हैं, तब जब तक वो मतलब इंटॉलरेबल एब्यूज़ की तरह से मतलब दुर्व्यवहार जो कि असहनीय अगर दुर्व्यवहार के रूप में अगर परिवर्तन ना हो, जो कि जो भी रीति नीति है चर्च की या धर्म के दिया दिया गया जो रीति नीति अगर वो असहनीय असहनीय अगर मतलब एब्यूज़ दुर्व्यवहार के रूप में अगर रूपांतरित ना हो, तब तक हम उसको मान सकते हैं, उसको समाज में अपना सकते हैं या उसको डिफेंड कर सकते हैं, उसकी सराहना कर सकते हैं या उसकी पुष्टि कर सकते हैं। He equated attack on the established Church of England as tantamount to an attack on England's constitutional order। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो एडमंड बर्ग ये कहते थे कि जो पारंपरिक नीति रीति है चर्च की वो तब तक सराहना कर उसको हम लोग सहन कर सकते हैं जब तक वो मतलब एक मतलब इंटॉलरेबल ना हो, उसको असहनीय ना हो और वो एक दुर्व्यवहार की तरह लोगों की शोषण रूपी ना हो। लेकिन वो ये भी कहते थे कि कोई भी अगर चर्च को अगर अटैक करे, उसकी रीति नीति को अगर उसको हमला करे, वो मतलब इंग्लैंड की जो संविधानिक जो परंपरा है उसको अटैक करने की, उसको उस पे हमला करने की समतुल्य है। मतलब चर्च पे हमला करना मतलब इंग्लैंड की जो उस समय की जो संवैधानिक जो रीति नीति है उसको हमला करने का बराबर है, ये मानना था एडमंड बर्ग की। तो इस तरह देखा जाए तो एडमंड बर्ग का एक गहरा विश्वास या आस्था था चर्च के ऊपर और उसकी दिए गए रीति नीति के ऊपर, और उसको जो संविधान के समतुल्य मानते थे या चर्च की रीति नीति संविधानिक रीति नीति के समतुल्य है, ये मानना था एडमंड बर्ग का। अभी आगे देखते हैं। ही वॉज कन्विंस्ड दैट द एस्टैब्लिश्ड चर्च वुड फोस्टर पीस एंड डिसवेड सिविल डिस्कॉर्ड। तो एडमंड बर्ग का ये कहना था जो चर्च है वो मतलब समाज में शांति बरकरार रखने के लिए और जो कोई सामाजिक डिस्कॉर्ड जो आपका अशांति या अफरा तफरी या कोई भी जो अलगाववाद या जो भी बगावत को रोकने में काफ़ी हद तक चर्च की जो रीति नीति है वो सफल होती है या सफल मतलब उसकी रीति नीति कार्यरत होती है। His liberal temperament made him advocate and defend toleration for most religious sects including non-Christians। तो एडमंड बर्ग की जो उदारवादी जो मानसिकता थी उसके मद्देनज़र वो उस समय की चली आई जितनी भी धर्म है या धर्म की रीति नीति है उस सभी को वो डिफेंड करते थे, उसकी रक्षा करते थे, उसको मतलब वो अच्छा कहते थे या उसकी सराहना करते थे। और इसके साथ साथ जो ये सिर्फ क्रिश्चियन धर्म के तक ही सीमित ना था, बल्कि जो नॉन क्रिश्चियंस थे, मतलब क्रिश्चियन धर्म के अलावा जो भी रीति नीति था, जो भी धर्म की रीति नीति था, सभी को वो आदर करते थे, सभी को वो सराहना करते थे और सभी को वो अच्छा मानते थे। ही वॉज पर्टर्ब्ड दैट प्रोटेस्टेंट्स डिड नॉट सपोर्ट टॉलरेशन फॉर द कैथलिक्स। तो वो इस बात से काफ़ी परेशान हुआ करते थे कि जो प्रोटेस्टेंट्स है वो जो कैथलिक्स है उनको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करते थे, उनकी बिल्कुल ही पुष्टि नहीं करते थे, मतलब वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। कैथोलिक्स के जो विचारधारा था या रीति नीति था उसके बिल्कुल परिपंथी उनकी विचारधारा था और कैथोलिक्स की विचारधारा को बिल्कुल ही वो नहीं मानते थे या सहन नहीं करते थे। अभी आगे देखते हैं। ही डिड नॉट बिलीव इन द ट्रूथ ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन बट वॉज कंसर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो दोस्तों एक तरफ देखा जाए तो एडमंड बर्ग तो ये नहीं मानते थे कि कोई भी एक धर्म की रीति नीति या कोई भी एक धर्म पर्टिकुलर एक धर्म सच्चा है, लेकिन वो इस बात से काफ़ी चिंतित थे या परेशान थे कि जो अगर कोई भी एक धर्म की जो रिलीजियस मतलब तब्दीली आए उनकी धर्म की रीति नीति में, तो उससे क्या होता है जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो स्थिरता है देश की वो बिगड़ सकती है, क्योंकि जो राजनीतिक जो स्थिति है या पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक उनका मानना था कि चर्च पे डिपेंड है या रिलीजियस जो और रीति नीति है परंपरागत जो रीति नीति है धार्मिक रीति नीति है उस पर आधारित है। अगर वो और अगर रिलीजियस जो रीति नीति है उस पर अगर तब्दीली होगा, उस पर अगर स्टेबिलिटी स्थिरता नहीं होगा तो राजनीतिक स्थिरता पे ये काफ़ी गहरा असर देती है या राजनीतिक स्थिरता को बिगाड़ सकती है, ये मानना था एडमंड बर्ग का।
Toleration and religious freedom could be refused if it threatened civil peace and considered atheism as complementary to political radicalism. देखिए दोस्तों, एडमंड बर्ग का यह मानना था कि जो सहनशीलता है और जो धार्मिक जो स्वाधीनता है वो एक उस पे एक राज्य तब प्रतिबंध लगा सकता है जब वो धार्मिक जो स्वाधीनता या जो सहनशीलता अगर सामाजिक जो शांति पे अगर खलल डाले या उस पे कुछ कोई प्रकार का हानि प्रकट करे। एंड कंसिडर एथिज्म एज कॉम्प्लीमेंट्री टू पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, और वो मानते थे कि जो एथिज्म है या जो नास्तिकतावाद है वो पूरक है जो आपका जो राजनीतिक जो उग्रवादता या जो मूल सिद्धांतिक की जो विचारधारा है उसकी पूरक है आपका नास्तिकवाद की, क्योंकि वो मानते थे कि नास्तिकवाद ही है जो पॉलिटिकल जो उग्रवाद या उग्र विचारधारा को की जन्म देती है। अभी आगे देखते हैं। ही वॉज कॉन्डिसेंडिंग टुवर्ड्स रैशनल डाइसेंटर्स एज बीइंग बेटर देन एथिस्ट। तो उनका यह मानना था जो कि युक्ति संगत जो भी तर्क करते हैं या समाज के रीति नीति की जो प्रोटेस्ट करते हैं उसकी प्रतिरोध करते हैं तो उनको वो मानते थे जो नास्तिक थे उनसे बेहतर मानते थे उनकी विचारधारा, क्योंकि वो जो रैशनल डाइसेंटर्स है जिन जो युक्ति संगत तर्क करते थे या प्रतिरोध करते थे तो वो मतलब ये तर्क करते थे वो मतलब नास्तिक से इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो तो भगवान पे आस्था रखते थे, भले ही मतलब वो जो ईसा मसीह की जो डिविनिटी उनकी जो आपका ईश्वर द्वारा उनकी प्रेरित जो की डिविनिटी है जो उनकी ईश्वरीय गुणों पे उनका आस्था नहीं था, बल्कि लेकिन उनका भगवान पे तो आस्था था, ये मानना था एडमंड बर्ग का, क्योंकि वो तो जो नास्तिक से अच्छे हैं क्योंकि वो तो मानते थे रैशनल जो डाइसेंटर्स थे जो युक्ति संगत जो भी तर्क करते थे या युक्तिपूर्ण जो भी विचारधारा की जो लोग थे वो मानते थे कि भगवान तो है, लेकिन जो नास्तिक है वो तो भगवान पे ही आस्था नहीं रखते थे। तो इस तरह से वो रैशनल डाइसेंटर्स को या जो युक्तिपूर्ण जो विचारधारा के लोग युक्ति संगत जो भी तर्क करने वाले या जो प्रतिरोध करने राजनीतिक प्रतिरोध करने वाले जो लोग हैं उनको वो सम्मान देते थे, उनकी एक दया की भाव था उनके प्रति, बल्कि जो नास्तिक थे उनके प्रति उनका कोई भी दयापूर्ण कोई या सहनशीलता या सहानुभूति नहीं था। However, he castigated all those who corrupted and attacked religion as being destructive of all authority. लेकिन एक तरफ से एडमंड बर्ग जो भी मतलब समाज में करप्शन पैदा करती थी या अफरा तफरी फैलाती थी या जो धर्म पे जो भी लोग हमला करते थे उनकी वो तीव्र आलोचना या निंदा करते थे, क्योंकि उनकी ये रवैया मानते थे कि समाज में जो भी शासन व्यवस्था है या न्याय व्यवस्था है उसको वो बर्बाद करती है और समाज में जो भी न्याय और समानता और या जो स्टेबिलिटी है ऑर्डर है समाज व्यवस्था है उसको मतलब वो खनन डालते हैं। उनकी ये रवैया उसको बिगाड़ती है, उसको विध्वंसी एक रवैया है उनकी जो समाज में न्याय एक समानता और स्थायित्व या ऑर्डर को बिगाड़ती है। और ये तीनों चीज़ में आपका समाज व्यवस्था या मानव ह्यूमन सोसाइटी की फाउंडेशन है, नींव है, और इन्हीं को वो बिगाड़ देती है उनकी ये रवैया जो कि धर्म को आलोचना करते, धर्म को हमला करते थे या धार्मिक नीति को बुरा भला कहते थे या समाज में करप्शन या अफरा तफरी जो फैलाते थे। तो इस तरह से वो जो भी आस्तिक है या जो धर्म को बुरा भला कहते थे या समाज में अफरा तफरी मचाते थे उनकी कटु उनका आलोचना करते थे, क्योंकि इस तरह से वो समाज की जो नींव है या सामाजिक व्यवस्था है उसको ही बिगाड़ के रख देते थे। अभी आगे देखते हैं दोस्तों। बर्ग डिड नॉट क्वारल विद द एथिस्ट एज लॉन्ग एज दे डिड नथिंग टू पब्लिकली अटैक और सबवर्ट रिलीजन। लेकिन वो मतलब बर्ग मतलब नास्तिक के साथ डायरेक्टली मतलब वो कभी झगड़ा या वाद विवाद में नहीं लिप्त होते थे जब तक मतलब वो लोग पब्लिकली मतलब धर्म को हमला नहीं करते थे या धर्म को दमन करने की चेष्टा नहीं करते थे। मतलब जब तक वो धर्म को डायरेक्टली वो लोग हमला या उसको दमन करने की या धार्मिक नीति के खिलाफ कुछ रवैया नहीं रखते थे तब तक उनके साथ कोई झगड़ा या वाद विवाद पे लिप्त नहीं होते थे बर्ग जो भी नास्तिक लोग थे। While he began to dislike Hume for his open contempt of religion, he remained friendly with the Elias Smith, even though the latter blamed Roman Catholicism for impeding economic and political progress, but there was no denunciation or revolt against religion. While he began to dislike Hume for his open contempt of religion, he remained friendly with Elias Smith, even though he later blamed Roman Catholicism for impeding economic and political progress. तो एक तरफ से वो तो ह्यूम को मतलब अपसंद करने लगे थे क्योंकि वो मतलब धर्म की को निंदा करते थे, धर्म को मतलब धर्म को एक अवहेलना करने की रवैया रखते थे ह्यूम। तो दूसरी तरफ वो जो एडम स्मिथ को उनके साथ उनके एक सौहार्दपूर्ण या दोस्ताना रवैया था। यद्यपि एडम स्मिथ एक अधार्मिक व्यक्ति थे और एडम स्मिथ ही थे जिन्होंने रोमन कैथोलिज्म को
निंदा किया था या उस पे उन्होंने ये आरोप लगाया था कि रोमन कैथोलिसिज्म के कारण से मतलब जो देश में इंग्लैंड में उस समय की जो आर्थिक या जो राजनीतिक प्रोग्रेस जो उन्नति नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये रोमन कैथोलिक जो चर्च है या उनकी विचारधारा है जो कि आर्थिक या राजनीतिक उन्नति से इंग्लैंड को रोक रही है या आगे बढ़ने के लिए उसको मतलब हतोत्साहित कर रही है, मतलब उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं दे रही है। पर देयर वाज नो डिनाउंसिएशन और रिवोल्ट अगेंस्ट रिलीजन। लेकिन उनका एडम स्मिथ की जो ये मानना था कि वो रोमन कैथोलिसिज्म को वो मानते थे कि वो आर्थिक या राजनीतिक प्रोग्रेस की परिपंथी है, लेकिन वो धर्म को डिनाउंस नहीं करते थे, उसको बिल्कुल ही नहीं नकारते थे या उस धर्म के प्रति उनका कोई मतलब उग्रवादी या एक रिवोल्ट मतलब एक धर्म के प्रति उनका कोई विद्रोह का भाव नहीं था। इसीलिए एडम स्मिथ के साथ उनका एक फ्रेंडली या सौहार्दपूर्ण संबंध बरकरार रहा था। अभी आगे देखते हैं। बर्ग्स क्रिटिक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज आल्सो ड्यू टू द लेटेस्ट एंटी क्लेरिकलिज्म। देखिए, बर्ग ने जो फ्रांस की जो विद्रोह या जो रिवॉल्यूशन था उसको मतलब कटु आलोचना किया था, क्योंकि उस रिवॉल्यूशन में जो फ्रांसी विद्रोह था या रिवॉल्यूशन था उसमें ये एक रवैया था कि जो आपका एंटी क्लेरिकलिज्म था, जो पुरोहित या जो पादरी के खिलाफ ये रिवॉल्यूशन था, उनकी विचारधारा का खिलाफ था या धर्म के खिलाफ था। इसलिए वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को वो क्रिटिक थे, उसकी कटु वो आलोचना करते थे, उसको अच्छा नहीं मानते थे। The famous cry, "Hang the vicious from the lamppost," during the early days of revolution was an indication of the insolent religious in opinions and practices। और ये आपका जो फ्रांसी जो विद्रोह था उसमें एक नारा था कि जितने भी जो पादरी है या जो पुरोहित है चर्च के, उनको सबको फांसी दे देना चाहिए बिजली के खंभे में लटका के। तो ये एक नारा था, और ये मतलब जो पहले फ्रांसी रिवॉल्यूशन की विद्रोह के पहले ये नारा काफ़ी प्रचलन हुआ था, और उनका मानना था कि ये एक संकेत है कि जो चरम जो असभ्य अधार्मिकता जो मनुष्य की विचारधारा और मतलब कर्तन में या जो उनकी जो कार्य में ये प्रतिबिंबित हो रही है, इसीलिए वो मानते थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन अच्छा नहीं है, वो उसको अच्छी या एक अच्छे नज़र से वो नहीं देखते थे। The nationalization of the church property by the National Assembly in 1790 was a move against traditional religion and represented the larger goal of subverting establishing authority and civil society। अभी देखिए, जो राष्ट्रीयकरण किया गया था जो चर्च की जो संपत्ति को, ये इंग्लैंड की नेशनल असेंबली ने किया था। कब किया था? 1790 में। तो वो एक मतलब वो मानते थे कि वो जो पारंपरिक जो धर्म के प्रति ये एक उसके खिलाफ एक मुहिम है, एक रवैया है, और ये एक उसकी जो इंग्लैंड की शासक वर्ग के एक मतलब दीर्घकालीन एक जो उद्देश्य है या लक्ष्य है कि वो जो भी चले आ रहा जो रीति नीति है, परंपरागत जो धर्म द्वारा या चर्च द्वारा जो अथॉरिटी या शासन व्यवस्था था या समाज व्यवस्था था, उसको दमन करने का एक रवैया था, और इसी की ओर ये अग्रसर हो रही है। जो चर्च की जो प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए जो मुहिम चलाया गया था या उसको राष्ट्रीयकरण की जो सिद्धांत लिया था नेशनल असेंबली ने इंग्लैंड की, तो वो इसीलिए उसकी भी वो काफ़ी उसकी आलोचना किया था एडमंड बर्ग ने, या उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। The revolutionary fervor only fostered hatred, animosity and suspicion rather than affection and trust। और एडमंड बर्ग का ये मानना था, ये जो विद्रोहवाद जो भी विचारधारा है या जो उत्साह है, विद्रोही भाव या उत्साह जो मनुष्य के अंदर में जो पनप रही है, ये लोगों में हिंसा और दुश्मनी और संदेह की भाव को व्यक्त करती है, उसकी और भी विकास करती है। और ये जो लोगों में जो अच्छाई या प्रेम या मोहब्बत या जो विश्वास की खिलाफ या लोगों में विश्वास या एक चाह या भाईचारे की जो एक भाव है उसके खिलाफ था, और लोगों में हिंसा, आपसी हिंसा, दुश्मनी और संदेह की ये संदेह की भाव को और भी बढ़ोतरी दे रही है। इस तरह की रवैया ये मानना था एडमंड बर्ग के। इट अंडरमाइन द ट्रेडिशनल सिविलाइजिंग टाइज ऑफ द फ्रेंच सिटीजन्स। और इस तरह की जो धर्म के प्रति या चर्च के प्रति जो रवैया था, जो फ्रांस रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी जो विद्रोह के बाद आया था, समाज में जो फैला था, ये जो पारंपरिक जो भी सौहार्दपूर्ण या भ्रातृत्वपूर्ण जो भी संबंध था उसके खिलाफ था, ये माना था एडमंड बर्ग का। अंत में एडमंड बर्ग क्या कहते हैं? बर्ग प्लेस ए ग्रेट डील ऑफ एम्फेसिस ऑन मैनर्स एंड एटिक्वेट दैट कंट्रोल पैशंस एंड विल। और बर्ग
मतलब बहुत एक गहरा एक सद्भाव या उनका आस्था था, जो कि लोगों में जो मैनर्स, जो व्यवहार था या जो पारंपरिक रीति नीति था या सामाजिक जो भी चलने फिरने का जो भी रीति नियम था, उसके प्रति उनका एक गहरा आस्था था या विश्वास था, जो कि आपका उनका मानना था कि धर्म से ही या धर्म से प्रभावित था। और क्योंकि उनका ये मानना था कि इस तरह का जो धार्मिक जो गुण या लोगों में जो रीति नीति या परंपरा के प्रति जो लोगों की जो भी प्रबल इच्छा या आवेग को कंट्रोल करने में, उसमें संयम रखने में काफ़ी हद तक सफल होती है। लोगों में एक कंट्रोलिंग, एक संयम लाने में, जो पारंपरिक जो रीति नीति है, धार्मिक जो रीति नीति है, वो काफ़ी हद तक लोगों में संयम या उनमें कंट्रोल लाने में सफल होती है। ये मानना था एडमंड बर्क का। तो ये हम लोगों ने जाना कि एडमंड बर्क की जो रिलीजन के प्रति या जो धर्म के प्रति उनकी जो आस्था था या विश्वास था, वो काफ़ी अच्छा था या काफ़ी उसको महत्व देते थे एडमंड बर्क। तो दोस्तों, ये था एडमंड बर्क की कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन एंड टॉलरेशन। धर्म और सहानुभूति के प्रति उनकी जो धार्मिक जो सहानुभूति या जो टॉलरेशन है, उसके प्रति उनकी क्या रवैया था, उसके एक उस पर चर्चा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।